अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं ज़ारा शफी और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, सिंध में नए बल्दियाती निज़ाम की मंजूरी के मामले पर सियासी पारा हाई हो गया है। MKM पाकिस्तान, PSP, तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने नए बल्दियाती निज़ाम को मुस्तरद कर दिया है। ज़राए के मुताबिक लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट की मंजूरी के खिलाफ एहतजाज का प्लान बना लिया गया है। इसके अलावा कराची के मुख्तलिफ इलाकों में नए बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ बैनर्स भी आवेजा किए गए हैं, जिन पर लोकल गवर्नमेंट एक्ट को वापस लिए जाने का मुतालबा दर्ज है। MKM पाकिस्तान ने सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल के खिलाफ बड़े एहतजाज का ऐलान कर दिया है। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि नए बल्दियाती निज़ाम में शहरी सिंध को मजीद लाचार कर दिया गया। जो कुछ इदारे बल्दियाती हुकूमत के पास रह गए थे वो भी छीन लिए गए हैं। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर कहते हैं कि चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है कि कराची की बेहतरी के लिए फैसला करें। सिंध में बल्दियाती तरमीमी बिल हमें मंजूर नहीं। कराची, हैदराबाद, सक्खर और मीरपुर खास का अमला मुअत्तल कर दिया गया है। MKM पाकिस्तान ने सिंध हुकूमत को सड़कों पर चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। डॉक्टर खालिद मकबूल का बहादुराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था, बल्दियाती हुकूमत के पास कुछ इदारे रह गए थे, अब वो भी छीन लिए गए। 11 दिसंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलवाएंगे। अब कराची के एहतजाज के आगे कोई हुक्मरान ठहर नहीं सकेगा। 11 दिसंबर को ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई, कराची कॉन्फ्रेंस बुलाई, ताकि कराची के लोग मिलकर सियासी क़यादत, जो मईशत को ताजिर बरादरी, इन सब के नुमाइंदे मिलकर कराची का मुस्तकबिल का फैसला करें। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर का कहना है कि जब तक आर्टिकल 140A को प्रोटेक्शन नहीं दी जाएगी, ये लोगों के साथ ज्यादती करते रहेंगे। 2017 से हमारी पिटीशन पर चीफ जस्टिस फैसला दें ताकि कराची वालों के लिए बेहतरी हो। मैं अदलिया से मुखातिब हूँ, जब तक आइन के आर्टिकल 140A को आइनी प्रोटेक्शन नहीं दी जाएगी, जिस तरह से फेडरल गवर्नमेंट को और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दी गई है, जब तक ये 18वीं अमेंडमेंट को इस्तेमाल करके लोगों के साथ, कराची के साथ इसी तरह ज्यादती करते रहेंगे, अदलिया की जिम्मेदारी बनती है ये कि इसको आइनी प्रोटेक्शन दी जाए। सेनेटर फैसल सब्जवारी का कहना है कि सिंध हुकूमत ने बल्दियाती बिल में मशकूक शकें शामिल की हैं। अब किसी भी गैर मुंतखब शख्स को मेयर बनाया जा सकता है, जो आइन की सरासर खिलाफ वर्जी है। चेयरमैन पाक से ज़मीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि पीपल्स पार्टी जाबिराना तर्ज अमल से मुस्तकबिल के दहशतगर्द बना रही है। सिंध हाई कोर्ट में लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल के खिलाफ दरख्वास्त जमा कराने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि आज आसिफ अली सरदारी और बिलावल भुट्टो की जमात आईने पाकिस्तान को नहीं मान रही। पीपल्स पार्टी हुकूमत रियासत के खिलाफ काम कर रही है। अब मेयर का इंतखाब खुफिया बैलेट से किया जाएगा। जिस मुल्क में सेनेटर, रुकन असम्बली बिकते हो, वहाँ काउंसलर और यूसी नाजिर नहीं बिक सकता। ऐसा कानून नहीं मानते जिसमें वजीर आला गटर लाइनों का इंचार्ज हो। वफाक ने अपनी हर नालायकी की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर डालना शुरू कर दी है। वफाकी काबीना में सब नालायक हैं। वजीर इत्तला सिंध सईद गनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत को निशाने पर रख लिया। कहा, सिंध ने 12 लाख टन गंदुम खरीदी थी। सवाल ये है कि सिंध से 16 लाख टन गंदुम चोरी का किसने बताया। सईद गनी ने वफाकी वजीर फखर इमाम और खुसरो बख्तियार के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए कहा कि गंदुम और चीनी महंगी होने से अवाम की जेबों से पैसा निकाला गया। EVM के मामले पर इनका कहना था कि हुक्मरान साफ और शफाफ इलेक्शन धांधली मशीन से कराना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म अपनी नालायकियों की जो सजा है, जो लोगों को मिल रही है, उसका इल्जाम सिंध हुकूमत डालते हैं। गंदुम का बहरान पैदा हो गया, इनकी कैबिनेट कह रही है। मुझे तो हैरत होती है कि कौन नालायक आदमी था उस कैबिनेट में, है तो सारी नालायक, जिसने ये बताया कि 16 लाख टन गंदुम सिंध से चोरी हो गई। सिंध हुकूमत ने पूरे साल में जो गंदुम प्रोक्योर की थी वो 12 लाख टन थी और 16 लाख टन गंदुम चोरी हो गई है। अब ये किसने वहाँ कैबिनेट में बात की और माशाल्लाह उस कैबिनेट ने उस पर डिस्कस किया और उस कैबिनेट ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया कि जनाब आप
आप इस पर कार्रवाई करें। तो भाई कार्रवाई तो आप करो फखर इमाम साहब पर, कार्रवाई करो खुसरो बख्तियार पर। गंदम और चीनी का नुकसान तो ये हुआ कि पाकिस्तानियों की जेबों से पैसा निकला, मतलब कोई हद होती है नालायकी की। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 13 में टारगेट किलर्स की फायरिंग से सिंध बार काउंसिल के सेक्रेटरी इरफान महर जाँ बहक हो गए हैं। पुलिस चीफ ने वाक़े की तहकीकात के लिए एक और कमेटी बना दी है, जबकि इरफान महर की नमाज जनाजा 4 बजे शाम बैतुल मुकर्रम मस्जिद में अदा की जाएगी। कराची में सुबह सवेरे टारगेट किलिंग का हौलनाक वाकया। एक बार फिर कराची में टारगेट किलिंग का स्विच ऑन हो गया। निशाना बनी वुकला बिरादरी। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 13 में अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर वापस जाने वाले इरफान महर पर नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने गोलियां बरसा दी। मुलजिमान इरफान महर का स्कूल से ताक़ुब कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक हमला 30 बोर की पिस्तौल से किया गया। मौके से 3 खोल मिले। मजीद तहकीकात के लिए एडिशनल आईजी कराची ने कमेटी बना दी है। केस ट्रेस होना चाहिए एंड वी आर कंसर्न्ड अबाउट इट। एक इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन टीम अभी हम तश्कील दे देंगे और उसकी डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग होगी और जो भी डेवलपमेंट्स होंगी वो इनके फोकल पर्सन के जरिए हम इसे शेयर कर रहे होंगे। इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू फाइंड आउट और इसको ढूंढ लेंगे हम लोग। जिन अस्पताल में इरफान महर का पोस्टमार्टम किया गया, इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक इरफान महर को 5 गोलियां लगी। मौत की वजह सीने पर लगने वाली गोली बनी। कराची बार एसोसिएशन के सदर एडवोकेट नईम कुरैशी ने वाक़े को वुकला बिरादरी पर हमला करार दिया है। ये दहशतगर्दी का वाक़या है और दहशतगर्दी भी बिल्कुल टारगेट किलिंग की हद तक है और उसमें कोई इंसान शामिल नहीं। हमें जो है इसकी जुडिशियल इंक्वायरी करके इसके सद्भाव मालूम करना चाहिए, इसका जिम्मेदार कौन है। कत्ल के खिलाफ कराची बार एसोसिएशन की जानिब से अदालती उमूर का बायकॉट किया गया। वुकला की बड़ी तादाद एहतजाजन सिटी कोर्ट के अहाते में जमा रही। कराची में अमन अमान से मुतालिक सूरत हाल से भी आपको आगाह करते हैं। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में बैंक डकैती के दौरान मुलजिमान 8,57,000 रुपए लेकर फरार हो गए हैं। कोरंगी जमान टाउन के घर से 10 लाख रुपए नकदी और 8 तोला सोना लूट लिया गया। फेडरल बी एरिया में शाहराह पाकिस्तान पर बैंक डकैती की CCTV फुटेजेस भी सामने आ गई हैं। मुसल्लह मुलजिमान ने बैंक में दाखिल होते ही अमले को यरकमाल बनाया और सिक्योरिटी गार्ड से राइफल भी छीन ली। वारदात के दौरान एक मुलजिम का काउंटर से रकम जमा करता रहा, जबकि दूसरी जानिब कुरंगी जमान टाउन में घर में डकैती की वारदात रिपोर्ट हुई है। 3 मुलजिमान कानून नाफिज करने वाले इदारे के नाम पर घर में दाखिल हुए और लूट मार करके फरार हो गए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वकील इरफान महर की टारगेट किलिंग का नोटिस ले लिया है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। इजलास में मुराद अली शाह ने कहा कि इन्हें वकील इरफान महर के कातिल हर सूरत चाहिए। कराची हर सूरत पुरअमन चाहिए। चाहता हूँ शहरी बिला खौफ शहर में घूमे। सिंध के बल्दियाती मुलाजमीन की काम छोड़ हड़ताल जारी है। मुज़ाकरात नाकाम होने के बाइस एहतजाज तूल पकड़ सकता है। मुलाजमीन के मुतालिबात क्या हैं और हड़तालियों का आगे का लाहे अमल क्या है, ये बताएंगे खावर हुसैन। जी खावर, बताइएगा। जी, महकमा बल्दियात के मुलाजमीन की काम छोड़ हड़ताल अब भी जारी है। मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। क्या मुतालबात हैं, जानते हैं। यूनियन के सरबराह हैं जुल्फ़कार शाह। जो मुज़ाकरात हुए उसमें ये क्लियर मना कर दिया गया है कि हुकूमत सिंध का महकमा फाइनेंस आपकी तनख्वाहें जो है ट्रेजरी में लेने को तैयार नहीं है। हमने सिर्फ सरकारी हमारे जो मुलाजमीन हैं उनकी और दफातर की हमने स्ट्राइक की हुई है। हमने चाइनीज़ कंपनी को आज चूँकि वो आला हुकाम ने भी रब्ता किया और वज़ीर बल्दियात ने भी कहा कि देखें ये लोग जो है ये प्राइवेट कंपनी है, इसका ना आपसे मसला है ना वो लेना देना है, लेकिन 2 दिन इन लोगों ने भी हमारा साथ दिया और तो हमने भी इसलिए जो है इस चीज़ को एग्री किया कि चलें जी हम चाइनीज़ कंपनी से उसे हमारा वास्ता नहीं है, लेकिन हम चाइनीज़ कंपनी को अलाउ किया है, लेकिन कंडीशनली किया है कि अगर मुज़ाकरात का अमल जारी रहता है तो वही है, फिर हम इनको भी दोबारा बंद कर देंगे। ठीक है जी, ये जुल्फ़कार शाह से हमारे साथ और उनका ये कहना था कि अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते और इसी तरह से लॉकडाउन रहता है, आपस में जो डेडलॉक है वो बरकरार रहता है, तो इसके सबब ये चाइनीज़ कंपनी को भी बंद कर सकते हैं दोबारा से। और शहर में जिस तरह से कचरे के ढेर लग गए थे और बल्दियाती जो मुलाजमीन की स्ट्राइक से जो काम मुतासिर हो रहा है वो मज़ीद मुतासिर हो सकता है। जी।
बाबर हुसैन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची के इलाके सदर में वाक़ मक्का टेरेस की गैर कानूनी तामीरात मुनहदम करने के केस की समाअत सिंध हाई कोर्ट में हुई। सिंध हाई कोर्ट में SPCA के वकील ने रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट में बताया गया कि SPCA ने अपने 16 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है। अदालत ने आइंदा समाअत पर मक्का टेरेस का गैर कानूनी हिस्सा मस्मार करने की रिपोर्ट तलब कर ली है। कराची में कॉलेजेस में दाखिले की ख्वाहिशमंद तलबा के लिए खुशखबरी, डोमिसाइल की शर्त खत्म कर दी गई है। DG कॉलेजेस राशिद मेहर के मुताबिक कॉलेजेस में दाखिले के वक्त डोमिसाइल जमा कराने की शर्त को खत्म कर दिया गया है। कॉलेजेस की इंतजामिया को दाखिले के वक्त डोमिसाइल तलब न करने की भी हिदायत जारी कर दी गई है। तलबा एनरोलमेंट फॉर्म जमा कराते वक्त डोमिसाइल जमा करा सकते हैं। इस्लामाबाद में सौतेले बाप ने बेटी को ज्यादती का निशाना बना डाला। I9 पुलिस ने मुतासरा खातून की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमे में मुतासरा खातून ने मौक़िफ़ अपनाया है कि इसे रात को सौतेले वालिद कामरान अजमत मोटरसाइकिल पर लेने आया और इसने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के जंगल एरिया में ले जाकर ज्यादती का निशाना बनाया। मुलजिम वारदात के बाद फरार हो गया है। पुलिस ने ताहाल मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया। अनूर मुकद्दम कत्ल केस के मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर ने तिब्बी मुआयने के लिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में दरख्वास्त दायर करा दी। थेरेपी वर्क्स के मालिक मुलजिम ताहिर ज़हूर ने भी अपने जख्मी मुलाजिम के मेडिकल कराने वाले डॉक्टर को तलब करने की दरख्वास्त दी है। एडिशनल सेशन जज अतार रब्बानी ने केस की समाअत की। दौरान समाअत मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर, वालिद जाकर जाफर, चौकीदार इफ्तिखार और मालिक जान मोहम्मद को अदालत में पेश किया गया। दौरान समाअत जाहिर जाफर के वकील ने दरख्वास्त दायर की कि जाहिर जाफर जहनी मरीज है, इसका मेडिकल करवाया जाए। थेरेपी वर्क्स के मालिक ताहिर ज़हूर ने भी दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि पिम्स के डॉक्टर ने मुलाजिम अमजद का मेडिकल किया था, उन्हें भी बतौर गवाह बुलाया जाए। गवाह ASI मोहम्मद जुबैर ने अदालत को बताया कि 20 जुलाई की शाम 7 बजे वक़ूए की इत्तला मिली, जिस पर 2 अहलकारों के हमरा जाए वक़ूआ पर पहुंचे। घर की ऊपर वाली मंजिल के आखिरी कमरे में 4-5 बंदों ने मुलजिम जाहिर जाफर को काबू कर रखा था। ये लोग हमें देखते ही वहाँ से निकल गए और हमने मुलजिम को काबू कर लिया। दौरान दूसरी गवाह डॉक्टर अनम ने बताया कि उनके सामने किसी को शनाख्त नहीं किया गया। डॉक्टर अनम पर भी मुलजमान के वकला ने जरा मुकम्मल कर ली। अदालत ने आइंदा समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि KPK के यंग डॉक्टर्स ने मुतालिबात की मंजूरी के लिए हुकूमत को 1 हफ्ते की डेडलाइन दे दी है। उनके क्या मुतालिबात हैं, जानते हैं पेशावर में मौजूद हमारे नुमाइंदे नवाब शेर से, जो इस वक्त यंग डॉक्टर्स के हमरा ही मौजूद हैं। जी नवाब, बताइएगा। जी बिल्कुल, खैबर पुख्तनख्वा के यंग डॉक्टर्स ने हुकूमत को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दे दिया है और यंग डॉक्टर्स का यही कहना है कि अगर 1 हफ्ते के अंदर उनके मुतालिबात ना माने गए तो वो एहतजाज पर उतर आएंगे। मेरे साथ इस वक्त यंग डॉक्टर्स के तर्जुमान डॉक्टर फैसल मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हमारे 1400 के करीब यंग डॉक्टरों ने FCPS का एग्ज़ाम पास किया है और हुकूमत के पास जो स्लॉट्स है, जो ट्रेनिंग के लिए सीट्स है, वो 850 है। हम हुकूमत वक्त से ये दरख्वास्त करते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर इनका कोई हल निकाला जाए। अगर हुकूमत ने इनका कोई हल नहीं निकाला तो हम जो है रोडों पे निकलेंगे, हम जो है OPD सर्विस का बाइकाट करेंगे और हम जो है कोरोना की ड्यूटी का भी बाइकाट करेंगे। हुकूमत बलूचिस्तान को ये पैगाम देना चाहते हैं कि अगर उन्होंने यहाँ उनके डॉक्टरों को रिलीज़ नहीं किया तो पूरे YDA के पाकिस्तान इसके खिलाफ खड़े होंगे और हम पूरे पाकिस्तान में अपने एहतजाज का दायरा कार बढ़ाएंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यंग डॉक्टर्स का यही कहना है कि अगर उनके मुतालिबात ना माने गए तो वो एहतजाज का दायरा जो है वो सख्त करेंगे और OPD समेत जो दीगर एहतजाजी रास्ते है वो इख्तियार करेंगे। जी पेशावर से नवाब शेर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कोरोना वबा के दौरान भर्ती किए गए डॉक्टर्स और नर्सेस कराची प्रेस क्लब के सामने सरापा एहतजाज हैं। हमारी नुमाइंदा शारिका कमाल इस वक्त वहाँ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जी शारिका, अपडेट कीजिएगा, क्या मुतालिबात हैं डॉक्टर्स और नर्सेस के? जी बिल्कुल, कराची प्रेस क्लब के सामने जो है वो नर्सेज और डॉक्टर्स का एहतजाज जो है वो जारी है। 2 दिन से एहतजाज किया जा रहा है। पूरे सिंध से इस वक्त जो है यहाँ पे नर्सेज और डॉक्टर्स यहाँ बैठे हुए जिन्होंने कोविड के दौरान अपनी ड्यूटीज़ अंजाम दी हैं। उनका कहना है कि उन्हें इनके 3 से 4 मुतालबात हैं, जिनका कहना है कि जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं किए जाएंगे वो यहीं बैठे रहेंगे। इस वक्त भी बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं कि डॉक्टर्स और नर्सेज जो है वो प्रेस क्लब के सामने मौजूद हैं। इनके मुतालबात जो है वो ये है कि पहला तो सबसे जो टॉप प्रायोरिटी इनका मुतालबा है वो ये है कि कोविड के दौरान जो नर्सेज और
डॉक्टर्स को अपॉइंट किया गया था उन्हें रेगुलराइज किया जाए। सबसे पहला मुतालबा ये है। दूसरा इनको ये कहा जा रहा है कि जो इनका 4th ईयर फॉर्मूला है नर्सेज का, जो ग्रेड वाइज इनकी प्रमोशंस होती हैं वो भी अप्रूव किया जाए। उनका कहना है कि बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं, बहुत से ऐसे नर्सेज हैं जो कई सालों से एक ही पोस्ट पर, उनके ग्रेड में इंक्रीमेंट नहीं की जा रही, उनके ग्रेड्स बढ़ाए जाए, उन्हें प्रमोशन किया जाए। और उनका यही एक ही कहना है कि जब तक वो किसी भी दूसरे किस्म के मुज़ाकरात पे या मुतालबात में मानने के लिए तैयार नहीं है, जब तक इनके जो इनकी बेसिक मुतालबात हैं वो नहीं माने जाएंगे, उनका एहतजाज यूँ ही जारी रहेगा और वो यहीं बैठे रहेंगे। जी तारिका, आपका बहुत शुक्रिया। अभी रुख करते हैं कोयटा का, जहां पर वाटर टैंकर्स एसोसिएशन की हड़ताल 7वें रोज भी जारी है, जिसके बायस शहर भर में पानी का शदीद बहरान पैदा हो गया है। वाटर टैंकर एसोसिएशन ने मुतालिबा तस्लीम न होने तक पानी की सप्लाई बंद रखने का भी फैसला कर रखा है, जबकि हड़ताल हुकूमत की जानिब से वाटर टैंकर एसोसिएशन से मुज़ाकरात के लिए कोई पेशकदमी नहीं की गई। गैस बहरान का जिक्र करें, आपको बताएं इस्लामाबाद में गैस बहरान से अवाम की मामूलाते जिंदगी पूरी तरह मुतासर हो गए हैं। शहरी LPG सिलेंडर खरीदने पर भी मजबूर हो गए। मज़ीद आपको रिपोर्ट करेंगी बिस्मा रफीक। मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी गैस का शदीद बहरान जारी। घरेलू सार्फिन के साथ कमर्शियल सार्फिन भी परेशान। महंगे दामों LPG सिलेंडर इस्तेमाल करने पर होटल मालकान भी परेशान नजर आने लगे। तो वही पूरा होते हैं, हम भी बड़ी मजबूर हो गए कि गैस सिलेंडर भी महंगा है, सब कुछ महंगा है, जितना चीज़ें लाता हूँ वो सब महंगा होता है। हम ये सोचते हैं कि इस पर हम क्या करेगा, इसे तो बीक अच्छा है। शहरियों ने गैस के भारी बिलों का शिकवा करते हुए मायूसी का इजहार कर दिया। इमरान खान, अब हम क्या कहें, हमारे तो बड़े तवक्कुआत थे उससे कि वो हमारे इस कौम के लिए बहुत कुछ करेगा, लेकिन ये हर चीज़ बहुत महंगा हो रहा है और सिस्टम भी सारा आपको पता ही है हमसे बेहतर। बाज़ लोगों ने तो हुकूमत को घर जाने का मशवरा दे दिया। हुकूमत से है फिल वक्त इतना ही कहते हैं कि आप इस्तग़फ़ार करें और अपने घर को चले जाएं, इतने कह सकते हैं जी, और इसके अलावा और कुछ नहीं। घरेलू के साथ कमर्शियल सार्फिन ने भी हुकूमत से गैस लोड शेडिंग के संगीन मसले पर नजरसानी करने की अपील कर दी। कैमरामैन इमरान खोकर के साथ बिस्मा रफीक, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। NCOC ने 3 कैटेगरीज के लिए बूस्टर डोज की मंजूरी दे दी है। NCOC इजलास में फैसला किया गया कि बूस्टर डोज हेल्थ केयर वर्कर्स, 50 साल और इससे जायद उम्र के अफराद और कम क़ुव्वत मदाफ़त रखने वालों को लगाया जाएगा। बूस्टर वैक्सीन मुफ्त होगी। ये वैक्सीन की आखिरी खुराक होगी जो कि 6 माह बाद लगाई जा सकती है। लाजमी वैक्सीनेशन के हवाले से NCOC ने सूबों को जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद की हिदायत भी की है, जबकि अब तक दूसरी डोज ना लगवाने वाले अफराद के लिए 40 कॉल सेंटर भी कायम किए जा चुके हैं। इजलास में दुनिया भर में फैलने वाले ओमिक्रॉन पर वेरिएंट के बारे में भी तबादला ख्याल किया गया। सऊदी अरब में पहले ओमिक्रॉन केस की तस्दीक हुई है। जी हां, हम खबर से आपको अपडेट करें। सऊदी अरब में पहले ओमिक्रॉन केस की तस्दीक हो गई है। सऊदी अखबार के मुताबिक शुमाली अफ्रीका से आने वाला एक शहरी में ओमिक्रॉन की तस्दीक हुई है। वायरस की तस्दीक के बाद मुतासरा शख्स को करंतना कर दिया गया है। वजारत सेहत के मुताबिक कोरोना वायरस की नई किस्म के इंसदाद के लिए कायम कमेटी मुसलसल काम कर रही है। हुकाम का मजीद कहना है कि वायरस से बचाव के लिए मुल्क के तमाम सरहदों से आने वाले मुसाफिरों की निगरानी भी जारी है। कोयटा रेलवे स्टेशन की रौनकें बहाल होना शुरू हो गई हैं। कोरोना की पहली लहर में बंद की जाने वाली ट्रेन बोलान मेल बहाल कर दी गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद फैजान खान। मुल्क में कोरोना से पैदा होने वाली सूरत-हाल के बाइस बंद की जाने वाली बोलान मेल 2 साल बाद बहाल हो गई। बोलान मेल कोयटा से कराची जाने वाली वाहिद ट्रेन है। डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली कासिम सूरी कहते हैं रेलवे गरीबों की सवारी है, इसकी रौनकें बहाल हो रही है। बलूचिस्तान की जो ट्रेनें थी ML1 पे तो बहुत ज्यादा काम शुरू है, ट्रेनें भी हैं जो ML2 और जो हमारा ये जो हिस्सा है रोडी से इस तरफ का, इस पर भी ट्रेनों को बहाल किया जाए। तो आज पहली ट्रेन बोलान मेल दोबारा बहाल हुई है जो कोयटा से कराची और कराची से 6 बजे शाम को आएगी और सुबह इंशाल्लाह यहाँ पे 8 बजे के करीब पहुंचा करेगी। रेलवे जो है वो गरीबों की सवारी है और
आम लोगों के लिए, फैमिलियों के लिए सबसे बेहतरीन सहूलत है। बोलान मेल इकोनॉमी क्लास समेत 8 बोगियों पर मुश्तमिल है, जिसमें रोजाना 500 से ज्यादा अफराद सफर कर सकते हैं। मुसाफिरों ने ट्रेन की बहाली को खुशाइंद करार दिया। बहुत खुशी की बात है कि बोलान मेल खुल गया। हमें बहुत मुश्किलात थे, पहले कोचों में जाते थे, कभी क्रूडी में, कभी दूसरे सवारियों में। और ये जो ट्रेन बहाल हुआ है, इसको ये कोरोना की डिजीज़ की वजह से इनको प्रिवेंट कर दिया था, तो ये बहाल पहले से होना चाहिए था। और ये काफ़ी लॉन्ग टाइम से लोग वेट भी कर रहे थे कि स्टार्ट हो। बलूचिस्तान के अवाम को सफरी सहूलियात की कमी का सामना है। इनका मुतालबा है कि दीगर ट्रेनों को भी बहाल करके इनकी मुश्किलात कम की जाएं। कैमरामैन यासिन खान के साथ मोहम्मद फैजान खान, GTV न्यूज़, कोयटा। इमामिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और फ़लस्तीन फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती के लिए जामे कराची में पीस वॉक का एहतमाम किया गया। इमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन और फ़लस्तीन फाउंडेशन की जानिब से मजलूम फ़लस्तीनियों के हक में पीसफुल वॉक की गई। वॉक में सियासी और समाजी रहनुमाओं ने भी शिरकत की। ना मंजूर, ना मंजूर, इस्राएल ना मंजूर, जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं चाहते, जुल्म के ज़ाब्ते। एक दिन आएगा जब मजलूम फ़लस्तीनी अपने घरों को लौटेंगे। कश्मीर फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर साबिर का कहना था कि वॉक का मकसद नौजवानों में मसले फ़लस्तीन के हवाले से आगाही फराहम करना है। इसका बुनियादी मकसद यह है कि नौजवानों के अंदर मसला फ़लस्तीन के हवाले से बुनियादी अवेयरनेस फराहम की जाए और जो कुछ वहाँ पर गासिब सऊनी रियासत इसराइल की तरफ से जो जुल्म सितम वहाँ ढाए जा रहे हैं उसके बारे में आगाही फराहम की जाए और ख़ास तौर पर फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती की जाए। वॉक में तुलबा और तलबात की बड़ी तादाद भी शरीक थी। कैमरामैन अली रजा के साथ मोहसिन मेहदी, जी न्यूज़, कराची। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए GTV।